आज हम लोग स्पेक्ट्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देवबंद स्कूल, ठीक है, स्कूल ऑफ देवबंद या फिर दारुल उलूम कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या था। थोड़ा ये जो था मोमेंट जो था ना, जो इससे पहले हम लोग अहमदिया देखा था या फिर हम लोग ने अलीगढ़ देखा था, उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडेड मूवमेंट है, इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो कि आधुनिकीकरण का पूरी तरीके से क्या करेगा, तो आधुनिकीकरण का विरोध करेगा। ठीक है, यह एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, जिसे मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलमाओं का द्वारा प्रारंभ किया। रूढ़िवादी कौन होता है? जो कि चेंजिंग पसंद नहीं करता है। ठीक है, क्या होता है? जो चेंजिंग पसंद नहीं करता उनको रूढ़िवादी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सबका अलीगढ़ वाले क्या बात कर रहा था। ठीक है, मुस्लिम महिला को लेकर पर्दा प्रथा त्यागना, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन, इन सब चीजों की बात कर रहा था। ठीक है, सरकारी नौकरी की बात कर रहा था, जबकि पूरी तरीके से क्या करेगा, रूढ़िवादी उलेमाओं के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका आंदोलन मुख्यतः दो उद्देश्य थे। सबसे पहले कुरान एवं ठीक है हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना। अलीगढ़ वालों ने भी कभी भी ठीक है कुरान का विरोध नहीं किया। उनका कहना था कुरान के सारे बातों का मानो, लेकिन जो तार्किक रूप से जो प्रायोगिक है उनको मानो। ठीक है, जो तार्किक नहीं है उनको मानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्होंने कभी भी मतलब ठीक है, कभी भी मतलब उन्होंने मतलब विरोध नहीं किया। ठीक है, विदेशी आक्रांताओं और गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध, ठीक है, जिहाद को प्रारंभ करना। ठीक है, विदेशी आक्रांताओं डेट मीन ब्रिटिश, और गैर गैर मुस्लिम जो कि मतलब जो मुस्लिम नहीं है उनके विरुद्ध मतलब क्या करना, जिहाद को प्रारंभ करना। ठीक है, देवबंद। देखिए, देवबंद स्कूल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से चलता था। ठीक है, ये देवबंद स्कूल की स्थापना तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड परिवहन, जिसको वर्तमान स्वरूप में आप उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान से होता है। ठीक है, और इन्होंने दो लोग जो थे जिन्होंने संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की, इनका नाम नोट कीजिएगा। ठीक है, 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी, क्या नाम था, मोहम्मद कासिम नानोतवी एवं राशिद अहमद गंगोही के संयुक्त रूप से, कि दोनों का नाम ध्यान में रखेंगे, फिर से मैं लिख दे रहा हूं। मोहम्मद क्या था, मोहम्मद कासिम, और एक का नाम क्या था, ठीक है, राशिद अहमद, क्या नाम था, राशिद अहमद गंगोही के द्वारा मतलब इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान से ये आंदोलन शुरू होता है। ये दोनों मुस्लिम समुदाय में धार्मिक नेता थे। ये आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था, जो कि मैंने पहले ही पूछा। अलीगढ़ आंदोलन के जो विचार जो थे उसके ठीक इनका विचार जो था क्या था, विपरीत था। इसलिए बार बार ये क्या करेंगे, अलीगढ़ आंदोलन के जो नेता जो थे, जो कि सर सैयद अहमद खान थे, उनके खिलाफ क्या जारी करते, फतवे जारी करते। क्या जारी करते हैं, बार बार फतवा जारी करते हैं। हालांकि सर सैयद अहमद खान इनके द्वारा जारी किए गए फतवा को कभी भी सीरियस नहीं लिया था। 3 या 4 बार इसको जारी कर रखा था, लेकिन उसका विकल्प कुछ निकल कर नहीं आता। लेकिन कई बार इन्होंने क्या किया था, तो फतवे जारी किया था। ठीक है, फतवा जारी करना डेट मीन्स ये होता है से आप मतलब ऐसा किसी पे आरोप लगना से आप जो है ना, इस्लामिक कानून जो होता है, जो कि उनका अपना ठीक है, इस्लामिक कानून शरिया लॉ जो कहते हैं, उनके अनुरूप आप चीजों को नहीं चल रहे। ठीक है, इसलिए जारी किया जाता है। अभी भी आप लोग देख रहे हैं न्यूज वगैरह में फतवा वगैरह जारी किया जाता है किसी मौलाना वगैरह के द्वारा। ठीक है, इसने अलीगढ़ आंदोलन द्वारा मुस्लिम समाज के पाश्चात्यकरण करने एवं उदार रूप अपनाने के रवैये का कड़ा विरोध किया था। ठीक है, मुस्लिम समुदाय का नैतिक एवं धार्मिक उत्थान करने की वकालत की। इसने अलीगढ़ आंदोलन के अनुयायियों द्वारा अंग्रेज सरकार का समर्थन करने के कार्य की भी निंदा की, क्योंकि अंग्रेज, उनका मानना क्या था, अलीगढ़ वालों का मानना था सब भारत में मुसलमानों का तभी विकास हो सकता है जब अंग्रेज सरकार ही मतलब उनका विकास कर सकता है, अंग्रेजों का समर्थन करे। अंग्रेज मतलब के आंदोलन वालों का मानने वाले जो लोग थे, स्पेशली सर सैयद अहमद खान, वो अंग्रेज के बहुत बड़े समर्थक थे, आईसीएस ऑफिसर रहे थे। वो अंग्रेजों के शासन को न्यायप्रिय मानते थे। उनको लग रहा था हिंदू बहुसंख्यक है, और हिंदू के बराबरी तभी किया जा सकता है जब मुसलमान पढ़ लिख के नौकरी ले और हिंदुओं की बराबरी करें, जो कि प्रमुख पद पे हिंदू पहले से पहुंच रखे। और इस कार्य में तभी सफल हो सकते हैं जब अंग्रेजों का समर्थन करेंगे। यहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, इस बात का मतलब क्या किया, काउंटर किया। ठीक है, राजनीतिक मुद्दे पे, ये तो अभी धार्मिक और सामाजिक मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब हम आते हैं पॉलिटिक्स पे, राजनीतिक मुद्दे पे। राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल ने 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सर सैयद मोहम्मद खान के संगठन संयुक्त राष्ट्रवादी संघ एवं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ फतवा जारी किया, जो बात मैंने बता रखा। ठीक है, तो फतवा इन्होंने सर सैयद
अहमद खान के खिलाफ ही नहीं, ठीक है, उनके संस्था के ऊपर भी इन्होंने फतवा जारी किया। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम समाज सुधार के हेतु किए जा रहे कार्यों का कड़ा विरोधी था। इसने सर सैयद अहमद खान के प्रयासों का मुस्लिम समाज के लिए आत्मघाती बताया, ठीक है, फैटल डेंजरस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद मोहम्मद उल हसन ने, ठीक है, ध्यान रखें, मोहम्मद उल हसन ने अपने नेतृत्व में देवबंद स्कूल के धार्मिक विचारों को नया राजनीतिक एवं बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। देवबंद अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है, देवबंद स्कूल अभी भी बहुत जगह पे चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मोहम्मद उल हसन ने अपने वहीं पे नेतृत्व में चलते हैं देवबंद, सहारनपुर में। हाँ, सारण में है। सहारनपुर में चलते हैं। अच्छा, सहारनपुर में। चलते हैं अभी, यहाँ वही मैं कह रहा था, ठीक है। मोहम्मद उल हसन ने अपने नेतृत्व में देवबंद स्कूल के धार्मिक विचारों का नया राजनीतिक एवं बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों एवं राष्ट्रवादी प्रेरणा के समन्वय हेतु सराहनीय प्रयास किए। बाद में जमात उल उलेमा ने हसन के विचारों को नए स्वरूप से ढाला, जिसमें कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी उद्देश्यों को क्षति पहुंचाए बिना मुसलमानों के धार्मिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा हो सके, जिसमें राष्ट्रीय हित की बात करेंगे या फिर राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे, राष्ट्रवादी उद्देश्य को बिना क्षति पहुंचाए, ठीक है, मुसलमानों के हित हो सका, हित का मतलब कार्य किया जा सके, मतलब उनके राजनीतिक एवं धार्मिक हितों की मतलब रक्षा किया जा सके, ठीक है, इनके लिए किसने प्रेरित किया था? मोहम्मद उल हसन। आप देखेंगे देवबंद, ठीक है, देवबंद स्कूल के एक अन्य समर्थक जो थे उनका नाम था शिबली नुमानी। क्या नाम था? शिबली नुमानी। तो ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, पूछेंगे बताओ शिबली नुमानी जो कि एक समाज सुधारक थे, वो किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो देवबंद से जुड़े हुए थे, ठीक है। अभी आपने क्या देखा, मोहम्मद उल हसन, इन्होंने क्या किया था, नए तरीके का प्रयोग करके और भी इसको मतलब बढ़िया बनाने की कोशिश किया था, जिन्होंने मुसलमानों की सामाजिक इन एवं लोगों ने धार्मिक, बेसिकली ठीक है, पार्टीशन का विरोध किया था, हाँ और वो बिल्कुल, ठीक है। मुस्लिम लीग ज्यादा अगेंस्ट थे। हाँ, तो मोहम्मद अल हसन का नाम ध्यान रखिएगा। हालांकि स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो स्थापना मोहम्मद कासिम ननोतबी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। देवबंद स्कूल के अन्य समर्थक शिबली नुमानी का मत था कि शिक्षा की पद्धति में अंग्रेजी में यूरोपीय विज्ञान का भी सम्मिलन किया जाना चाहिए, ठीक है, जो कि कैसा किनका विचार था? अलीगढ़ वालों का भी सेम विचार था। उन्होंने 1894-96 में लखनऊ के नवद नदबतुल उलेमा एवं दारुल उलम की क्या की स्थापना की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्शों में विश्वास करते थे तथा हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ठीक है। तो ये थोड़ा आधुनिक नेता आ गए, ये थोड़ा हिंदू मुस्लिम एकता पे बल भी देते थे, ताकि पहले वाले नेताओं का ऐसा नहीं था। जैसे कि आपने देखा सर सैयद अहमद खान के बारे में देखा, जो कि गंगा जमुना तहजीबी की बात करते थे, बाद में हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी करते थे, कि अंतिम समय में उनके विचार जो था बदल गए थे और वो थोड़ा सांप्रदायिक हो गए थे, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, शुरू में ये जो था पूरा जिहाद वगैरह की बात कर रहा है, लेकिन बाद में जो इनके नेता थोड़ा सा क्या बन रहे थे, थोड़ा सा मतलब टॉड लेवल, क्या बोलते हैं उनको यार, सहिष्णु, क्या बोलते हैं हिंदी में प्रयोग होता है, सब सहिष्णु बन रहे हैं, ठीक है। मतलब शुरू में असहिष्णु है, बाद में सहिष्णु बन रहे हैं, ठीक है। एक होता है टॉलरेंस होता है, एक होता है इंटॉलरेंस होता है, ठीक है। मतलब अगर आपसी सद्भाव की बात करना उसको बोलते हैं टॉलरेंस कहते हैं, आपसी सद्भाव नहीं बन रही उसको बोलते हैं इंटॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। तो बात की मार्ग पे ये थोड़ा टॉलरेबल हो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, ठीक है। उनका मत था कि दोनों धर्मों में एकता से ही राष्ट्र में दोनों समुदाय के लोग आपसी सद्भाव से रह सकते हैं तथा प्रगति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका देवबंद था, देवबंद से प्रश्न पूछे जाते हैं, किनके साथ इनका मतभेद था? तो अलीगढ़ आंदोलन वालों के साथ इनका मतभेद था। संस्थापक की बात करेंगे तो मोहम्मद कासिम थे और साथ में रशीद अहमद गंगोही थे। सिद्धांत क्या था? तो मतलब शरिया लॉ को फॉलो करना, कुरान की जो मूल बातें हैं उन सिद्धांत में मतलब क्या करना, कार्य करना, ठीक है। पाश्चात्यकरण की बात करेंगे, वेस्टर्नाइजेशन का क्या करेंगे, विरोध किया था, ठीक है। साथ में मुस्लिम समुदाय के नैतिक और धार्मिक उत्थान करने की वकालत की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ में सरकार का भी समर्थन नहीं करते थे, ठीक है। शुरुआत में जो थे पूरी तरीके से रूढ़िवादी थे, लेकिन बाद में समय के साथ परिवर्तन होते। बाद के कुछ प्रमुख नेता की बात करेंगे, मोहम्मद उल इस्लाम की बात करेंगे, साथ में बात करेंगे तो कौन थे? देखा शिबली नुमानी, इन्होंने मतलब क्या किया, चीजों को बदला, आधुनिकरण की तरफ भी लेकर गए, ठीक है। ये आपका था इस्लाम मूवमेंट था। अब हम लोग करेंगे पारसी सुधार आंदोलन, ठीक है। भारत पारसी सुधार आंदोलन का भी क्या रहा है, केंद्र रहा है, ठीक है। पारसी धर्म की बात करेंगे तो ध्यान रखिए पर्सिया, ठीक है, पर्सिया डेट मीन्स क्या बोलते हैं, ईरान, ईरान से ये धर्म निकल कर आता है, लेकिन अब ईरान में इस धर्म की संख्या न के बराबर है, ठीक है। भारत में पारसी समुदाय की बात करेंगे, और गुजरात के आसपास आपको छोटा सा परिवार है, पारसी समुदाय आपको देखने को मिलेगा, काफी उन्नत समुदाय माना जाता है, ठीक है। जब भारत में ये आया तो इन्होंने जिस चीज का व्यापार किया उसी के नाम से इन्होंने अपने व्यापार का नाम रख दिया, ठीक है। जैसे किसी का नाम है, ठीक, काजू वाला, किसी का नाम है दारू वाला, तो किसी का नाम है कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा। जिस चीज का व्यापार किया उन्होंने अपने टाइटल के साथ उसी को जोड़ लिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन आपको जब पारसी समुदाय का बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, जैसे दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे,
ठीक है। अब जमशेदजी टाटा की बात की, वो भी पारसी समुदाय से ही आता है। ठीक है, भारत के विकास में इनका बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो पारसी सुधार आंदोलन भी आपको भारत में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों का एक समुदाय ने, ठीक है, 1851 में रहनुमाई रहनुमाई माजदा यासान, ठीक है, माजदा यासनान सभा गठित की। इसका उद्देश्य पारसी समाज के पुनः उद्धार तथा पारसी धर्म की, ठीक है, सभ्यता को पुनः स्थापित करना था। इस आंदोलन के नेताओं में नरौजी, ठीक है, नरौजी फरदोन जी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, के आर कामा, ठीक है, ठीक है, एस एस बंगाली प्रमुख थे। दादा भाई नौरोजी का एक जो महिला जो थी, इनका जो सचिव जो थी, निजी सचिव थी, तो वो भी पारसी ही थी। क्या नाम था उनका, जिन्होंने स्टुटगार्ट में झंडा फहराया था? मैडम कामा। ठीक है, मैडम कामा, ठीक है, वो भी पारसी थी। ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। ठीक है, और सिंपल सा मैं इतना नहीं कहता हूँ। ठीक है, आप इनका नाम जानते हैं? आप क्या नाम है? मानिक साहू जी, वो भी पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मानिक साहू जी ये जो कि पूरा भारत के टाटा प्रथम फील्ड फैमिली मार्शल तो थे। क्या? जमशेदजी टाटा और ये सब भी तो हैं। सब, हाँ, मैंने जमशेदजी टाटा के नाम ले लिया था। ठीक है, तो ये सब के सब पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन सभा के संदेशों को पारसी तक पहुंचाने के लिए पत्रिका राष्ट्र गुप्तार भी प्रारंभ की गई। ठीक है, राष्ट्र गुप्तार के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रथम पारसी पत्रिका थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पारसी धर्म को, ठीक है, पारसी धर्म को मान्यताओं एवं रीति रिवाजों ने इस सभा के अनेक परिवर्तन एवं सुधार किए। ने पारसी महिलाओं की स्थिति में सुधारने का भी प्रयास किया। ठीक है, विभिन्न सामाजिक बुराई, पर्दा प्रथा इत्यादि का भी विरोध किया। सभा स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि तथा स्त्रियां के शिक्षा में बढ़ावा देने का भी पक्ष थी। कुछ समय पश्चात भारतीय समाज में पारसी एक नए पाश्चात्य सत्ता के ओतप्रोत के कारक के रूप में भी सामने आते हैं। ठीक है, तो पारसी समुदाय के जो मूवमेंट जो चला कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत उन्नत समाज था शुरू से ही। ठीक है, ठीक है, पारसी समाज की बात करें, बहुत ही उन्नत समुदाय था। ठीक है, इन्होंने किस संस्था का स्थापना किया? रहनुमाई मादा यस्नान कब स्थापित किया गया? तो 1851 में स्थापित किया गया। पूछा जाएगा से इस सभा के, ठीक है, प्रमुख नेता कौन थे या फिर इनमें से कौन नहीं थे? ठीक है, तो दादाभाई नौरोजी थे, फारदोन जी नौरोजी थे, के आर कामा थे, एस ए बंगाली थे। ये सारे के सारे प्रमुख नेता थे। और इसका जो माउथ स्पीच पत्रिका का नाम क्या था? क्या नाम था? राष्ट्र राष्ट्रगुप्तार। गुप्तार। क्या नाम था? राष्ट्र गुप्तार। राष्ट्र गुप्तार के संपादन कौन करते थे? दादा भाई नेहरू। दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हालांकि आई थिंक ये पहला अखबार नहीं था पारसी का। पहला अखबार का साथ मिरातुल अखबार है ना, राजा राम मोहन राय वाला। नहीं नहीं, वो फारसी था। अब फारसी था, सॉरी सॉरी, फारसी था। ठीक है, पर्शियन था। फारसी भाषा। तो फारसी तो इनका भाषा तो फारसी ही होगा ना। फारसी का भाषा तो फारसी ही था। हाँ, पर्शियन यही तो था। पर्शियन लैंग्वेज ही तो बोलेंगे ना ये, जो कि भारत की नौवीं नौवीं भाषा में भी शामिल कर ली गई है। ठीक है, कितनी बनी है हमारी? कितनी होगी भाषा? कितनी हो गई? पाली, प्राकृत 9 और हो गई ना। पर्शियन। हाँ, और तीन कितने शामिल हुए इस बार? तीन तीन शामिल हुए हुए। ना, एक पाली है, प्राकृत है, और एक कौन शामिल हो गया आपका? पर्शियन। फारसी शामिल, मतलब फारसी शामिल, पर्शियन शामिल हुए। ठीक है, चलिए, तो टोटल संख्या 9 हो गई ना। चलिए, आप देखेंगे सिख सुधार आंदोलन भी आज पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है सिख सुधार आंदोलन। ठीक है, 19वीं शताब्दी में भारत में चल रहे विभिन्न धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में सिख समुदाय भी अछूता न रह सका, और इनमें भी विभिन्न समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आपको देखने को मिलता है। सिंह सभा का आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो कि परफेक्शन में प्रश्न पूछा था। सिंह सभा, ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया था सिंह सभा? ये पूछा हुआ था। ठीक है, अमृतसर में। कब स्थापित किया गया था सिंह सभा? तो 1873 का, 1873 में अमृतसर में। ठीक है, ध्यान में रखना है, सिंह सर सभा। वो हाँ, रास गुफ्तार का जो है ना, वो लैंग्वेज एंग्लो गुजराती था, पर्शियन नहीं था वो। ठीक है। ठीक। ठीक है, इसके मुख्य दो उद्देश्य की बात करें। सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य सत्ता की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मतलब ये वेस्टर्न शिक्षा के समर्थक थे। सिंह सभा आंदोलन जो शुरू किया गया। ठीक है, साथ में सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली ईसाई मशीनरी एवं हिंदू बुद्धिवादियों के विरुद्ध, मतलब क्या करना था? संघर्ष करना था। अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभा ने पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों की स्थापना की। ठीक है, ध्यान रखिए। लेकिन सिंह सभा के प्रयासों में गतिशीलता तब आई जब अकाली आंदोलन प्रारंभ हुए। ठीक है, अकाली आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध प्रत्येक बात को नकार दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब दूसरे गुरु, मतलब दूसरे धर्म के जो पैगंबर कह लीजिए या फिर प्रतिपादक कह लीजिए, उनके जो शिक्षा जो थे उनको, मतलब क्या करना, नकार दिया गया। सिख सिद्धांत के साथ संगत समझे जाने वाले स्थूल एवं प्रथाओं को, मतलब क्या किया गया? स्थापित किया गया। ठीक है,
अकाली आंदोलन, ठीक है, ध्यान में, अकाली आंदोलन से प्रश्न पूछा था, ठीक है, आपका परफेक्शन में अगर आपने बनाया तो था। गुरुद्वारा द्वारा, ठीक है, सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये गुरुद्वारा के जो महंत जो होते थे सबके सब भ्रष्ट हो गए थे, ठीक है, सबके सबको ब्रिटिश का समर्थन प्राप्त था। दे आर टोटली करप्ट, ठीक है, इसलिए अकाली आंदोलन की शुरुआत होता है। और अकाली आंदोलन क्या करते हैं, सिख से जितने भी भ्रष्ट महंत हैं, सबको बाहर निकाल देते हैं। और खुद में मतलब संस्था के द्वारा मतलब देखेंगे जो भी मतलब गुरुद्वारा वगैरह था उसका संचालन होता है, ठीक है। इसलिए अकाली मूवमेंट को जो अकाली दल जो कहते हैं ना, वो बहुत पहले की पार्टी, बहुत पहले बन गई थी, ठीक है। अभी जो पंजाब की जो पार्टी है, ठीक है, वो बहुत पहले बनी थी। अकाली आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ है, ठीक है। तो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये किसकी, अकाली आंदोलन जो था ये आपका सिंह सभा का ही मतलब एक था, संस्था था, ठीक है, उसी की शाखा थी। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों का प्रबंध में सुधार करना था। वे गुरुद्वारों को उन भ्रष्ट उदासी महंतों से मुक्त कराना चाहते थे जो सरकारी संरक्षण की आड़ में विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त थे। मतलब दे आर टोटली सपोर्टेड बाई क्या, ब्रिटिश, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आपने बनाया होगा परफेक्शन वाले में, क्योंकि परफेक्शन वालों ने जितना भी सुधार आंदोलन का जो क्वेश्चन जो लिया है ना, आई थिंक 8 से 10 क्वेश्चन उसने दे रखे हैं, ठीक है। और टोटली मतलब इसी से छपा हुआ है, ठीक है, हूबहू लाइन, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से उसको देखिएगा। 1921 में अकालियों ने एक नया असहयोग एवं अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया। लेकिन अकालियों की प्रमुख सफलता तब मिली जब 1922 में, ठीक है, 1925 में संशोधित बहुप्रतीक्षित एवं लोकप्रिय सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित हुआ, ठीक है। ध्यान रखिए कब हुआ था, सिख गुरुद्वारा एक्ट कब पारित हुआ, 1922 में, ठीक है। इसका संशोधन कब किया गया, तो 1925 में। इस एक्ट के द्वारा गुरुद्वारों का प्रबंध सिखों के सिख संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को सौंप दिया गया, ठीक है। मतलब महंत को बाहर किया जाता है। 1922 में ही मतलब एक पास होता है, लेकिन 1925 में इसको संशोधन किया जाता है। और जो जो गुरुद्वारा का प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे दी गई है, तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, ठीक है। अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन ये सांप्रदायिक नहीं था, ठीक है। अकाली आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन था, तो कहाँ पे शुरू होगा, ठीक है, जहाँ पे सिख समुदाय होंगे वहीं पे तो शुरू होगा ना। तो मुख्यतः ये पंजाब में आपको चला था, ध्यान में रखें, अमृतसर से शुरू हुआ था। अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन सांप्रदायिक नहीं था। कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी समय समय पर अकाली नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध मतलब आवाज उठाई तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में भी सराहनीय भूमिका अदा की। जैसे तारा सिंह थे, ये सब बड़े सिख के नेता थे जो कि इनकी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में भी रही थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी जानते हैं आप लोग, ये बुद्धिजीवी के द्वारा शुरू किया गया था, पारसी महिला थी एक। इस आंदोलन की शुरुआत की बात के दो पाश्चात्य बुद्धिजीवी जैसे मैडम एसपी ब्लावेट्स्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे, तो मतलब यहाँ पे ध्यान रखें, मैडम क्या नाम है, थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन के जनक ने मैडम एसपी ब्लावेट्स्की, साथ में कौन था, एमएस अलकॉट ने। दोनों भारतीय विचारों एवं भारतीय संस्कृति से गहरे प्रभावित हैं। सबसे पहली शाखा की बात की 1875 में, ठीक है, 1875 में अमेरिका में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना, 1875 का तारीख बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि दयानंद आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। देव वो अलीगढ़ वाला जो था वो भी 1875 है, ठीक है। और भी 1875 में 2-3 चीजें मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 1875 में और भी कुछ है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1875 में अमेरिका में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में हो गया था, लेकिन इसकी एक शाखा जो थी मद्रास में स्थापित की। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया प्रोफेशन वालों में, ठीक है। 1882 में इसकी शाखा को मद्रास में स्थापित कर जाती है। और मद्रास में किस स्थान पे, अड्यार में, कहाँ पे, अड्यार अड्यार। अड्यार में, जो कि नीचे दिया ही होगा मे भी, ठीक है। मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान को आत्मिक हर्षोन्माद एवं अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि ध्यान, योग एवं चिंतन जैसे माध्यमों के द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। मतलब जैसे विभिन्न प्रकार के विचार आप देखोगे निकल के, आप सूफी मोमेंट में आप जाओगे तो वहां पे क्या था, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाना बजाना था, ठीक है ना। मतलब वहदतुल गाना वजूद। बजा के मतलब क्या कर सकते थे, उसको तवज्जो दिया गया। लेकिन इन्होंने क्या बोला से नहीं, ईश्वर को अगर आपको अपने से करीब पाना तो उसके लिए आप ध्यान लगाओ, योग करो और चिंतन करो, ठीक है। वे हिंदू धर्म के, ठीक है, ध्यान रखिए, इससे प्रश्न बन सकता है, थियोसॉफिकल जो थे वह हिंदू धर्म में पुनर्जन्म में कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे कि नहीं, कि दे आर बिलीविंग और नॉट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वो बिलीव करते थे, ठीक है, रीबर्थ में, ठीक है, और क्रम के सिद्धांत में भी क्या करते थे, बिलीव करते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो हिंदू धर्म से, ठीक है, मतलब सनातन धर्म, नॉट हिंदू धर्म, तो सनातन ही है। तो पुनर्जन्म में कर्म के सिद्धांत जो था उनमें बिलीव करते थे। उपनिषद,
सांख्य, योग एवं वेदांत के विचारों को भी अति महत्वपूर्ण बताया इन्होंने। सोसाइटी का उद्देश्य प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति व रंग में भेदभाव किए बिना सभी लोगों के लिए कल्याणकारी प्रयत्न करना था। इसने प्रकृति में मानव शक्ति के अनसुलझे रहस्यों की व्याख्या करने का भी प्रयास किया। सोसाइटी ने मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनः स्थापित करने का भी प्रयास किया। इसने बाल विवाह का विरोध किया, ठीक है, जातिगत भेदभाव के उन्मूलन की बात की, दलितों को उत्थान की बात कही, विधवाओं के हालात में सुधार का समर्थन भी किया। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखेंगे क्या होता है ना, 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद हो जाती है। ठीक है, तो कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद इनका जो अध्यक्ष जो चुना गया तो श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है से थियोसॉफिकल सोसाइटी में, ठीक है, कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद इसकी अध्यक्षता किनके हाथों में आई थी, तो एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, आयरिश महिला थी। कहाँ की महिला थी? आयरिश महिला थी। आयरिश दैट टाइम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, उस समय आयरलैंड आयरलैंड में भी एक मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, ब्रिटेन से अलग होने के लिए आयरलैंड में भी एक मूवमेंट चल रहा था। एनी बेसेंट वहीं से आई थी। भारत में 1893 के आसपास आती है, बनारस में सबसे पहले आती है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी योगदान को आप भूल नहीं सकते। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन। कहाँ से बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट? कहाँ से थी? कब बनी थी एनी बेसेंट? कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, कब रही थी? 17 में बनी थी। 17 उन्नीस में। सौ सत्तर में रही थी। कहाँ से रही थी 1917 में? कलकत्ता से। मद्रास में ठीक है, बनी थी। कलकत्ता कलकत्ता। ठीक है, देखेंगे 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के पश्चात एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। एनी माइक बंद कीजिए। एनी बेसेंट ने अध्यक्षता में सोसाइटी की लोकप्रियता में और वृद्धि हुई। एनी बेसेंट 1893 में भारत हुई थी। ठीक है, नोट कीजिएगा कब आई थी भारत एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट की बात करेंगे 1893 में क्या होती है, भारत आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी। ठीक है, जो आगे चल के बनारस बीएचयू के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, देखिए यार, उसकी प्रगति के लिए भरसक परिश्रम किया इस स्कूल में। ठीक है, हिंदू धर्म एवं पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की मतलब शिक्षा दी जाती थी। यही स्कूल आगे चल के कॉलेज और अंत में 1915 में, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणत हो गया। आई थिंक 1916 भी कई जगह पे लिखा रहता था, स्पेक्ट्रम के डेट के साथ थोड़ा सा इधर उधर होता है। आई थिंक 1916 है था या 15 था, 16 होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा। एनी बेसेंट ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने विभिन्न धर्मों को मजबूत करने की वकालत की तथा शिक्षित हिंदुओं को हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्ध विरासत से भी अवगत कराया, किंतु अपने अर्थपूर्ण उद्देश्यों एवं सराहनीय प्रयत्नों के पश्चात भी थियोसॉफिकल सोसाइटी किसी ऐसे कार्यक्रम या आंदोलन को जन्म देने में असफल नहीं जिसके हिंदू धर्म या समाज में दूरगामी प्रभाव पड़ा हो। क्योंकि दिक्कत ये था, थियोसॉफिकल सोसाइटी उन चीजों की बात कर रही थी जिनके पैरेलल में, ठीक है, कुछ 1916 ऐसा। होगा। 1916 ही होगा, वही मैं बोल रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि आप हिंदुत्व की मतलब मूलभूत बातों पे काम कर रही थी। अब सुधारवादी आंदोलन जो इन्होंने चलाया, जो कि व्यापक पैमाने पर पहले ही चल रहा था, इसलिए कुछ विशेष असर नहीं छोड़ पाई। किसी बड़े परिवर्तन को अंजाम देने में भी असफल नहीं। सोसाइटी के अनुयायी भी पाश्चात्य वर्ग के रूप में समाज का छोटा हिस्सा ही थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धार्मिक परिवर्तनवादी के रूप में भी थियोसॉफिकल समर्थकों को ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन हिंदू धर्म के समृद्ध विरासत से लोगों को अवगत कराकर तथा प्राचीन धर्म दर्शन और विज्ञान की महत्ता प्रतिपादित करके सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रभक्त की प्रेरणा भी जागृत की। इस प्रेरणा ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतना भारतीयों में जागृत की। दूसरे दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो यह भी माना जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीयों को उनके परंपरागत रीति रिवाजों दर्शन में बांधे रखा तथा उनकी समृद्धता का गुणगान करके उनमें गर्व गर्व का भावना का मतलब क्या रखा, तो विकास किया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे सुधारवादी आंदोलन के महत्व। ठीक है, सकारात्मक पहलू क्या थे, नकारात्मक पहलू क्या थे, ठीक है, सब देखेंगे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू को हम लोग समझेंगे। आई थिंक उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कल के क्लास में दोनों चीजों को पढ़ा के इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। उसके बाद सीधे जो स्पेक्ट्रम को जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है, ठीक है, आपको सीधे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में ले चलेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ले चलेंगे, जहाँ से गांधी है, जो कि आई थिंक 1920 से प्रारंभ होगी और टिल द इंडियन इंडिपेंडेंस तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो कल इसकी आखिरी क्लास होगी और उसके बाद हम लोग सीधे चैप्टर को जंप करेंगे। ठीक है, तो कल बहुत सारा चीज जो होगा, नोट्स वगैरह के लिए भी आपको बहुत कुछ आपको मिलेगा। इसके बाद वैसे चैप्टर है कौन सा,
स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ, ठीक है, वही चैप्टर है जो मैंने तो शुरू से ही बोला था। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 10 को हम लोग पढ़ेंगे कि अगर भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी चरण। उदारवादी चरण कांग्रेस का चलेगा 1885 से लेके, ठीक है, 1905 तक। ठीक है, 1905 से जब स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत होता है तो 1920 तक फिर से आपको चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें उग्रवाद का प्रचार होता है। फिर 1920 से, ठीक है, 1920 से ध्यान में रखेंगे 1948 तक गांधी जी का चरण चलेगा, लेकिन बीच में फिर से उग्रवाद चलाएगा। कब चलाएगा, जब 1920 में जो गांधी जी 1922 में जो असहयोग आंदोलन को जो वापस लेंगे, तो यहाँ से फिर से जो स्टूडेंट वगैरह जो थे जो गांधीवादी चीजों में विश्वास करने लगे थे, और फिर से उग्रवाद की तरफ क्या हो जाएंगे, झुकाव रखेंगे। ठीक है, तो दो और दो इस चरण बीच में आपको गांधी देखने को जी तो मिलेगा। ठीक है, जेल में भी थे ना, इसलिए भी। बिल्कुल। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट का मानना था से गांधी जी के द्वारा जो वापस लिया गया असहयोग आंदोलन को, उनसे काफी लोग नाखुश थे, क्योंकि हाँ सभी हाँ। ने सब कुछ त्याग दिया था। खास करके विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा, अगर आप देखोगे असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा अगर त्याग जो किया विद्यार्थियों ने, गांधी जी के एक आह्वान पर उन्होंने स्कूल कॉलेज को त्याग दिया। जिस स्कूल को उन्होंने छोड़ा था वो स्कूल उनका एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, उनका जीवन गांधी जी इसी के एक वजह से डिसीजन की सुभाष वजह से चंद्र बोस भी काफी अधिक इनके प्रभावित खिलाफ हुआ थे। था। बिल्कुल। भगत सिंह गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में गांधी जी के विरोधी बन के उभरते।